जय हिंद दोस्तों, वेलकम, इस्तकबाल, स्वागतम आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके अपने ऑनलाइन परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूं आपकी क्लास। आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने हेतु जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था मूल विधि और संविधान, और उसमें हम लोग मूल विधि का टॉपिक देख रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि मूल विधि के अंतर्गत मैंने आपको आईपीसी पढ़ाना स्टार्ट किया था। आईपीसी के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम लोग सीख रहे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अध्याय 1 जो कि प्रस्तावना या उद्देशिका था, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं, वो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे वो निश्चित तौर पे पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे। आज की जो क्लास होगी आपकी, आज मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा अध्याय 2 की, दैट इज आज का जो क्लास है वो आपका होगा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2। क्या होगा आइए देखते हैं, क्या भारतीय दंड संहिता अध्याय 2 क्या क्लास होगी आज आपकी। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता 1860 अध्याय 2, अध्याय 2 जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल एक्सप्लेनेशन, और हिंदी में कहते हैं साधारण स्पष्टीकरण। क्या नाम है? साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 का नाम क्या हो जाएगा? हिंदी में कहेंगे साधारण स्पष्टीकरण, हिंदी में कहा जाएगा साधारण स्पष्टीकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है जनरल एक्सप्लेनेशन। क्या कहा जाता है? जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश का भी नाम याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को उल्लेखित करने का उद्देश्य क्या था। तो इस चैप्टर में हमें सीखना है कि दिए गए शब्दों के स्पष्टीकरण। क्या सीखना है? स्पष्टीकरण, यानी कोई शब्द दिया गया है और उसका क्या अर्थ होगा आपके भारतीय दंड संहिता के अनुसार, इसका स्पष्टीकरण आपको दिया गया है इस टॉपिक में। इस टॉपिक को क्या कहा जाता है? यह संहिता का व्याख्यात्मक अध्याय है। इसके बारे में एक बात और भी याद रखिएगा, यह संहिता का क्या है? व्याख्यात्मक अध्याय है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि संहिता का व्याख्यात्मक अध्याय कौन सा है, तो भारतीय दंड संहिता का व्याख्यात्मक अध्याय आपका कौन सा हो जाएगा? 2। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह भारतीय दंड संहिता 1860 का व्याख्यात्मक अध्याय है। भारतीय दंड संहिता, यह अध्याय जो है ये भारतीय दंड संहिता का व्याख्यात्मक अध्याय है, यानी भारतीय दंड संहिता की व्याख्या यहाँ पर की गई है। व्याख्यात्मक अध्याय है, यानी एक्सप्लेनेशन करने की बात कहाँ हुई है? अध्याय 2 में। अध्याय 2 में एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है, और शब्द दिए गए हैं उनके बारे में 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट हमें सीखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं, कितनी धाराएं हमें पढ़नी है, क्या क्या धाराएं आपको सीखनी है और कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसकी बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें धारा 6 से, किस धारा से देखेगा? इस टॉपिक के अंतर्गत हमें धारा 6 से धारा 52A तक का उल्लेख किया गया। हमारे लिए यहाँ पर इस टॉपिक में धारा 6 से धारा 52A तक का उल्लेख है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें धारा 6 से 52 तक, क्या पूरी आईपीसी की एक धारा रटने की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, मैं उसकी पीडीएफ भी आपको भिजवा दूंगा, लेकिन पूरी की पूरी धाराएं रटने और लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूरी की पूरी 5 से 11 धाराएं आपको नहीं पढ़नी है। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। बाकी सब और भी आपको मैं सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर धारा 6 की बात अगर आपसे मैं करूँ, धारा 6 की बात करूं तो धारा 6 में
कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसे आपको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बात याद रखिएगा, धारा 6 में अपवाद की बात की गई है। और धारा 8 में जो है, 7 को छोड़िए 8 की बात करेंगे, धारा 8 में लिंग की बात की गई है। सभी के एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं है। अभी लिंग का मतलब आप समझते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी अगर वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अगर बात की गई है तो वो किसका अर्थ होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहीं भी लिखा हुआ है तो वो मानव से उसका तात्पर्य होगा, उसका तात्पर्य कभी भी किसी जानवर से नहीं होगा, ये बात याद रखेगा। अच्छा, कहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे धारा 11 में। किस धारा में, धारा 11 यानी सेक्शन 11 में आ जाइएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके सेक्शन 11 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं, आपके सामने देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। कौन सी, सेक्शन 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्ति, पर्सन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्ति। पर्सन यानी हिंदी में क्या कहा जाएगा, व्यक्ति कहा जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत लिखा गया है व्यक्ति, और व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा ये समझिएगा। व्यक्ति का सेंस एक व्यक्तिगत व्यक्ति से तो है ही है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हो, तो व्यक्ति है ही है। व्यक्ति का क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, व्यक्ति के बारे में एक मानव की बात तो हो ही रही है, मानव की बात तो हो ही रही है। कोई कंपनी है, कौन है, व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा, व्यक्ति के अंतर्गत कोई मनुष्य तो है ही है, साथ साथ अगर कोई कंपनी है तो वह भी व्यक्ति कही जा रही है। आईपीसी की भाषा में कोई कंपनी है तो वो भी क्या होगी, व्यक्ति होगी। अगर कोई संस्था है, कोई संस्था है तो वो भी क्या हो जाएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना रजिस्टर्ड हो, कोई चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना रजिस्टर्ड हो। मनुष्य तो ऑलरेडी पर्सन या व्यक्ति कहलाता ही कहलाता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कंपनी की, कोई संघ है, कोई संघ है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो और चाहे ना हो, कोई संघ है वह भी क्या होगा, कंपनी होगा। कोई सभा है, कोई सभा है तो वो भी क्या होगा, व्यक्ति होगा। फिर से समझिएगा एक बार पॉइंट को, फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। धारा 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 11 यानी सेक्शन 11 में लिखा गया है व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है यह समझिएगा। व्यक्ति शब्द का तात्पर्य किससे है, व्यक्ति शब्द का तात्पर्य जो है, व्यक्ति शब्द का तात्पर्य किससे है, व्यक्ति शब्द का तात्पर्य मनुष्य से है, किसी कंपनी से है, या संघ से है, या सभा से है। तो व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्ति का मतलब मनुष्य होगा, या कोई कंपनी होगी, या कोई संघ होगा, या कोई क्या होगी, सभा होगी, तो क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति ही कहलाएगा। व्यक्ति का मतलब तो मनुष्य होता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण में दिया क्या गया है, यहाँ पर स्पष्टीकरण में आपको दिया गया है कि व्यक्ति जो होगा वो मनुष्य होगा, कोई कंपनी होगा, संघ होगा, या कोई क्या होगी, सभा होगी। कोई ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके व्यक्ति हो जाएंगे। आ रही बात सभी को समझ में, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब कहीं भी अगर व्यक्ति लिखा है तो इनमें से कोई भी के बारे में बात हो सकती है। क्लियर है सभी को। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसकी बात करें, हर सेक्शन की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा 22। धारा 22 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 22 में आपको क्या दिया गया है, सेक्शन 22। धारा 22, धारा 22 की बात अगर हम लोग करें तो सेक्शन 22 में अगर आप देखिए तो सेक्शन 22 में लिखा है, सेक्शन 2 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई, जिसे मूर्त संपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्त संपत्ति। क्या कहा जाता है, मूर्त संपत्ति। धारा 22 में क्या लिखा हुआ है, मूर्त संपत्ति लिखा हुआ है। मूर्त संपत्ति या इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगम संपत्ति। कहीं पर लिखा हुआ है मूर्त संपत्ति या जंगम संपत्ति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्त संपत्ति या जंगम संपत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऐसी संपत्ति जो फिक्स नहीं होती है। क्या होती है,
जो फिक्स नहीं होती है, जो चलायमान होती है, उसे मूर्त या जंगम संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि क्या, आपकी बाइक, क्या जैसे कि आपकी बाइक है, बाइक आपकी क्या है, मोटर बाइक है, तो एक जगह पे फिक्स है, संपत्ति तो आपकी है। आपका खेत है वो क्या है, वो मूर्त नहीं है, यानी वो चल सकता है, तो मूवेबल है, यहाँ पर मूवेबल की बात हो रही है। तो बाइक हो गई आपकी, या आपके गहने हो गए, आभूषण हो गए, तो ये सब क्या है, आपकी जंगम संपत्ति है। या आपके जो पैसा है, ये भी क्या है, आपकी जंगम संपत्ति है, जो यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, ये आपके क्या हो जाएगा, ये धारा 22 आपके। धारा 22 में बात किसकी गई है, जंगम संपत्ति यानी कि मूर्त संपत्ति की बात धारा 22 में की गई है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जैसे आपका बाइक हो गया, ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराई जा सके, वो क्या कहलाती है, वो जंगम संपत्ति कहलाती है। ठीक है, सभी को क्लियर है। एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर धारा 22 का उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए धारा 23 की बात करेंगे। धारा 23 में आपसे क्या बात कही जाती है, धारा 23 में क्या कहता है, आईपीसी जो है आपका, वो धारा 23 में किस एक्सप्लेनेशन की बात करता है, आइए जरा देखते हैं धारा 23 में क्या आपको दिया गया है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 में लिखा गया है रांगफुल गेम, रांगफुल गेम। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में क्या लिखा गया है, सदोष अभिलाभ। क्या लिखा हुआ है, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा लाभ, सदोष अभिलाभ का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें कुछ दोष हो, जिसमें कुछ दोष हो। या अगर हम लोग यहाँ पर इंग्लिश वाले शब्द समझें, रांगफुल गेन, रांगफुल गेन का मतलब ही हो जाता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन। क्या हो जाएगा, गलत तरीके से कमाया गया धन क्या कहलाता है, रांगफुल गेन कहलाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो गलत तरीके से, गलत मार्ग से कमाया गया धन, गलत तरीके से कमाया गया धन क्या कहलाएगा, कमाया गया धन, गलत तरीके से कमाया गया धन क्या कहलाता है, बताइएगा जरा, कहलाएगा रांगफुल गेन यानी सदोष अभिलाभ। अच्छा, इसका ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। स्पष्टीकरण यानी कि यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आईपीसी में इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरकारी कर्मचारी है और वो क्या करता है, भ्रष्टाचार से धन कमाता है, तो उसे लाभ तो होता है, भ्रष्टाचार से धन कमाता है तो उसे लाभ तो होता है, लेकिन ये लाभ कैसा होता है, दोष के साथ। इन केस मान लीजिए आप यूपीएसआई हो जाते हैं, इन केस मान लीजिए आप यूपीएसआई हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, भ्रष्टाचार से घूस लेकर के क्या करते हैं, आप धन कमाते हैं। तो इस प्रकार से जो कमाया गया धन होगा वो रांगफुल गेन होगा, यानी सदोष अभिलाभ कहलाएगा। इसकी बात कहाँ कही गई है, आपके धारा 23 के, आईपीसी के धारा 23 में की गई है, जो चैप्टर कौन सा है, 2 है, सेकेंड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लें सरकारी कर्मचारी, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी द्वारा, सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार के द्वारा, कर्मचारी का भ्रष्टाचार के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया गया धन, कमाया गया लाभ। यानी कोई अगर सरकारी कर्मचारी है और वो भ्रष्टाचार के द्वारा अगर वो कोई धन संपत्ति अर्जित करता है, मान लीजिए आप यूपीएसआई हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं और उसके द्वारा अगर क्या होता है, अगर आपको लाभ होता है तो सदोष लाभ होगा, ऐसा करने का प्रयास
मत करिएगा। तो ये कौन सी धारा हो जाएगी, धारा 23। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धारा 23 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बात करेंगे धारा 29 की, यानी सेक्शन 29 की। हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लो जरा, एग्जाम्पल भी देख लो जरा आप। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया गया है, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज 29। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट 29। अगर यहाँ पर सेक्शन 29 देखें, कुछ नहीं, 29 सेक्शन 29 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर दिया गया है धारा 29 सेक्शन 29, धारा 29 यानी कि सेक्शन 29। यहाँ पर बात की गई है डॉक्यूमेंट की। किसकी बात हुई है, डॉक्यूमेंट की, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में जिसे दस्तावेज कहा जाता है। जिसे आप लोग कागजात कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, दस्तावेज कहा जाता है। अच्छा, दस्तावेज क्या होते हैं, दस्तावेज किसे कहा जाता है, ऐसा कोई कागज जिसमें क्या हो, जिसमें कोई अंक लिखा गया हो, कोई अक्षर लिखा गया हो, या जिसमें चिन्ह बनाए गए हों, जिसमें क्या हो, कोई अंक लिखा गया हो, कोई अक्षर लिखा गया हो, जिसमें चिन्ह बनाए गए हो, कोई चित्र बनाया गया हो। ये सब क्या होते हैं, ऐसे कागज़ जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दस्तावेज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कुछ बातें लिखी होती है किसी विषय वस्तु से संबंधित कि ये इनका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दस्तावेज हो जाएगा। या जैसे बैंक का चेक हो गया, बैंक का चेक भी क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। या कोई मैप हो, या कोई क्या हो, नक्शा हो, कोई मैप हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दस्तावेज हो जाएगा, है ना। किसी प्रॉपर्टी का पेपर हो, वो भी क्या हो जाएगा, दस्तावेज हो जाएगा। या अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, कोई दिशा निर्देश वाला पेपर हो, कोई निर्देश का पेपर हो, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपके दस्तावेज हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स वह ऐसी एक रिटन चीज़ होगी जिसमें या तो अंक से कुछ लिखा हो, या अक्षर से कुछ लिखा हो, चिन्ह से, यानी जिसे हम सबूत के रूप में पेश कर सकें, जिसका प्रयोग हम सबूत के रूप में कर सकें। जैसे जिसमें अंक हो, अक्षर हो, चिन्ह हो, वो आपके क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिसका प्रयोग सबूत के तौर पे किया जा सके, सबूत के रूप में किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वही आपके क्या होता है, दस्तावेज। किया जा सके वो क्या होता है, वो दस्तावेज होता है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा धारा 29 क्या कहता है। धारा 29 में दस्तावेज की बात होती है। दस्तावेज आपके क्या होता है, दस्तावेज जिसका प्रयोग सबूत के रूप में हो सके, वो क्या कहलाता है, वो दस्तावेज कहलाता है ना। जैसे आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हो गया, चेक हो गया, प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, मैप हो गया, दिशा निर्देश हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब आपके दस्तावेज ही तो होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें एक सेक्शन जोड़ा भी गया है, धारा 29A, धारा सेक्शन 29A, धारा 29A। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात की गई है। इसमें हिंदी में लिख देता हूँ, इसमें किसकी बात हुई है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात हुई है, जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है, ये जोड़ा गया था आईटी एक्ट, ये जोड़ा गया था आईटी एक्ट 2000 में। ये किस में जोड़ा गया था, आईटी एक्ट 2000 में जोड़ा गया था। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर कोई दस्तावेज है, कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आपके होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट धारा में 29A में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात की गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 29A की बात हो गई,
अब और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं आपके अध्याय 2 में, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आपको पता है जो टोटल सेक्शन का नंबर है वो 511 है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात इसलिए करेंगे कि 1 बाई 1 जो इम्पॉर्टेंट है वो देखते चलेगा, क्योंकि आईपीसी के साथ साथ सीआरपीसी के सेक्शन को भी पढ़ना है और बाकी बहुत सारे अधिनियम हैं जो आपको क्या करना है, आपको मूल विधि के अंतर्गत पढ़ना है, पूरा का पूरा संविधान भी पढ़ना है। तो 1 बाई 1 जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की बात आज की क्लास में आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब धारा 34, आइए चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 34 की। धारा 34 के अंतर्गत क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत दिया गया है जनरल इंटेंशन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है सामान्य आशय। क्या कहा जाता है, सामान्य आशय। जनरल कहें या कॉमन कह दें, बात एक ही हुई, कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमन ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, कॉमन कर दीजिएगा, है ना। हिंदी में क्या कहा जाएगा, सामान्य आशय। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है उसका आशय क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की जेब में चोरी करने के लिए हाथ डालता है, तो वहाँ पर उसका आशय क्या है, चोरी करना है, लेकिन उसके जेब में हाथ डालने पर उसके जेब में पिस्टल रखी हुई है और उसके हाथ से ट्रिगर दब जाता और वो मर जाता है, तो यहाँ पर उसका आशय मर्डर करने का नहीं था, यहाँ पर उसका आशय किसका था, उसका आशय चोरी का था। यानी आशय क्या है इससे यहाँ पर, यानी मन में इरादा क्या है वो आपके क्या होता है, वो सामान्य आशय होता है। यानी कि अगर उद्देश्य नहीं है तो अगर ऐसी स्थिति में कोई बात होती है तो वो आपके सामान्य आशय होता है। जैसे आशय का मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति किसी का मर्डर प्री प्लानिंग से किया हो, है ना। सामान्य आशय में एक बात यहाँ पर आएगी, पूर्व नियोजन। क्या बात आएगी, पूर्व नियोजन, यानी पहले से प्री प्लानिंग किया हो। क्या किया हो, पूर्व नियोजन, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, पहले से ही क्या किया हो, प्री प्लानिंग किया हो। बोलिएगा क्या किया हो, प्री प्लानिंग किया। गुनगुना के बोलो, पहले से क्या हो, प्री प्लानिंग। किसी काम के लिए क्या करते हो, पहले से जब प्री प्लानिंग करके रखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आशय होता है, उसका आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ इरादा होता है। और जब इरादा नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें प्री प्लानिंग नहीं होगी। तो सामान्य आशय के लिए सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, प्री प्लानिंग उसमें ज़रूर होगी। जैसे यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे एक से अधिक व्यक्ति, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कई लोग का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर करें 5 लोग कोई काम करने जाते हैं। 5 लोग, मान लीजिए कई लोग एक काम करने जाते हैं और उसमें से एक जो है उसके साथ रहता है, एक लोग जो हैं वो दूर रहते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग में ये शामिल था और उस समय पर वह शरीर के साथ अपने वहाँ पर कुछ दूर पे ही उपस्थित है, तो वो अभी क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लूँगा, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए 5 व्यक्ति क्या किए गए, बैंक में लूट करने गए। 5 व्यक्ति क्या करने गए, बैंक में लूट। बहुत खतरनाक काम होता है, समझ के रखिएगा, एक एक बात समझिएगा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आईपीसी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आईपीसी सिर्फ आपको इसीलिए नहीं पढ़नी है कि आप दरोगा बन जाओ। आईपीसी इसलिए भी पढ़नी है कि दरोगा बनने के बाद क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे मुकदमे चलते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। या दैनिक जीवन में भी आपको बातें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 लोग जो है, बहुत लालची टाइप के लोगों ने प्लान बनाया, किस बात का, बैंक में लूट करने का। कितने लोग, 5 लोग। नाम भी रख दूं क्या, संता बनता झंता फंता, है ना। 5 लोग, कितने लोग, 5 लोगों ने क्या किया, जरा समझिएगा। 5 व्यक्तियों ने क्या किया, ये 5 व्यक्ति हैं, नाम भी इनका मैं आपको बता दूंगा, बहुत खतरनाक टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है। आइए जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन्होंने 5 व्यक्तियों ने बैंक को लूटने का क्या किया, एक बैंक भी मैं बना देता हूं। अब 5 लोगों ने क्या किया, बैंक को लूटने का क्या किया, प्लान किया। कैसे बैंक को लूटना है, किसको पिस्टल लगानी है, पैसा किसके पास होता है, सारी बातों का इन्होंने क्या कर लिया, प्लान कर लिया।
अब ये लूट के स्थल पे पहुंचते हैं, बैंक को लूटने के लिए लूट की जगह पे ये पहुंचते हैं, ठीक है, ये पहुंचते हैं। अब एक व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करता है, कहता है आप लोग जो है अंदर जाओ। ये चार जो हैं, ये चार बैंक के अंदर गए, चार पर्सन जो है ये बैंक के अंदर गए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक व्यक्ति जो है ये बाहर खड़ा है और ये काम क्या कर रहा है, ये काम ये कर रहा है कि भाई अगर पुलिस आएगी या कोई खतरा आएगा तो मैं बताऊंगा आराम से बैंक को लूटना, प्यार से मुस्कुरा के पिस्टल उस्टल लगा के आराम से लूटना। कोई बाहर दिक्कत होगी तो मैं 100 मीटर पे खड़ा हूँ, आराम से सशरीर में खड़ा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई सूचना होगी तो मैं फ़ोन कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ये बात आई, क्या ये जो बाहर खड़ा वाला व्यक्ति है इनके, और यहाँ पर हत्या हो गई, लूट के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने विरोध कर दिया, 3-4 लोगों ने एक एक हत्या कर दी। तो क्या ये जो बाहर खड़ा वाला व्यक्ति है ये तो लूट करने आया था, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बाहर वाला जो व्यक्ति है ये तो सिर्फ लूट करने आया था, लेकिन अब ये बाहर वाला जो है ये हत्यारा माना जाएगा, मर्डरर माना जाएगा कि या इसके ऊपर भी 302 का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो प्री प्लानिंग से किया गया जो भी काम होगा, प्री प्लानिंग से जो भी काम किया गया होगा, अगर ये बैंक में लूट करने गए हैं तो इनको पता था हत्या भी हो सकती है और पूरा का पूरा इनका समर्थन रहा है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी कंडीशन में जो बाहर खड़ा वाला व्यक्ति है वो भी इनके क्या माना जाएगा, वो भी इनके बराबर का क्या होगा, बराबर ही दोषी होगा। यानी ये जो चार थे इसके साथ ही क्या होगा, ये बराबर दोषी होगा। ये कौन कहता है, ये धारा 34 या आईपीसी के धारा 34 में बात कही गई है, अगर इंटेंशन है तो हर व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा, प्री प्लानिंग होगी। तो आ रही है बात समझ में। 1 बाय 1 देखिए, बहुत ही आईपीसी की क्लास या जो आपकी मूल विधि की क्लास है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जल्दी से आप लोग अपने एडमिशन लॉक करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टॉपिक छूट जाए जो समझ से आपके परे रह जाए। जल्दी से एडमिशन आप लोग लॉक करवा लीजिए। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, स्क्रॉल लाइन में आपको दिख रहा होगा, नंबर भी आपको पता है संस्था का। निश्चित रूप से ऐसे जबरदस्त खतरनाक तरीकों को सीखने के लिए निश्चित तौर पे आपको एडमिशन लेना है और एडमिशन लेकर के 2 स्टार आपको अपने कंधे पे सजाने हैं। जैसे कि किसी भी अपराध को आप आईपीसी सीआरपीसी पढ़ के किसी भी अपराध को रोक सको, अपने समाज को स्वच्छ रखने का आप काम कर सको, अपने माता पिता के सपनों को आप पूरा कर सको। आगे आइए देखते हैं। ये तो बात हो गई धारा 34 की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे धारा 34 की, सेक्शन 34 की बात हो रही थी। सभी को अभी तक में क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भैया स्क्रीनशॉट बड़ा प्यार से आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं आपको फिर से आपका पेज अवेलेबल करा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। बात करेंगे हम लोग सेक्शन 36 की, ठीक है। सेक्शन 36 में देखिए चैप्टर 2 या कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे 1 बाय 1 सब कुछ आपका तैयार होता जाएगा। बस कंसंट्रेट रहना, मोबाइल पे नज़रें, अपने सिस्टम पे नज़रें गड़ाए रखना, कहीं से कोई बात आपकी छूटने वाली नहीं है। चलो देखते हैं, हम लोग बात करेंगे सेक्शन 36। किसकी बात करेंगे, धारा 36 की बात करेंगे। सेक्शन 36 धारा 36। धारा 36 के अंतर्गत कोई अपराध किसी कार्य के द्वारा होता है या लोप के द्वारा होता है, ऐसी कंडीशन में वह क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, दोषी होता है। चाहे अपराध जो है कार्य से हो या लोप से व्यक्ति क्या होगा, अपराधी होगा। अपराध चाहे किसी कार्य से हो या किसी लोप से हो, व्यक्ति क्या होगा, अपराधी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करूंगा, बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई दोषी है, कोई क्रिमिनल है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। एक कोई क्रिमिनल है, वो जेल में क्या है, बंद है। यहाँ पर देखिए क्रिमिनल आपको दिख रहा होगा, ये क्रिमिनल है, ये जेल में क्या है, बंद है, ठीक है। और ये जो हैं देखिए एक पुलिस अधिकारी हैं, यानी ये जेलर हैं और ये क्या है, ये क्रिमिनल है। समझिएगा, एक एक बात समझिएगा। यहाँ पर
ये क्रिमिनल है यानी अपराधी है, और ये क्या है, जेलर हैं, ये जेल में बंद है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जेलर साहब का पूरा कंट्रोल जेल में होता है। अब जेलर साहब अगर इस अपराधी को मारते हैं, इतना मारते हैं कि मर जाता है, जेलर साहब अपराधी को इतना मारते हैं कि अपराधी क्या हो जाता है, मर जाता है, तो इस प्रकार का जो अपराध हुआ, ये बिना वजह अगर इसे मारते हैं और ये मर जाता है, तो इस प्रकार का जो अपराध होगा वो क्या होगा, ये कार्य द्वारा होगा। तो ये कौन कहता है, इसका स्पष्टीकरण आपको सेक्शन 36 में दिया गया है। और इन केस अगर जेलर साहब इसे मारते नहीं हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम किसके पास होता है, जेलर के पास होता है। अब जेलर साहब, लोभ का मतलब क्या, किसी चीज़ की कमी कर देना, किसी चीज़ का एब्सेंस कर देना। तो अगर अब जेलर साहब के पास खाने पीने की व्यवस्था होती है और अपराधी को भी ये हक होता है, एक कैदी को भी हक होता है, ये कैदी है, क्रिमिनल जैसे मैंने बोला, ये कैदी भी इसे बोल सकते हो आप। एक कैदी जो है, तो कैदी को खाने पीने का हक है और सारी व्यवस्था किसके पास होती है, जेलर के पास होती है। अब जेलर साहब ने क्या किया, इसका खाना बंद करा दिया, खाने को नहीं दिया और ये उस कंडीशन में मर गया। एक तो खाना बंद हो गया तब मर गया, एक तो बात मारते मारते मर गया था, जब मारते मारते मर गया तो कार्य के द्वारा ये दोषी हो जाएंगे जेलर साहब। अब ये इन्होंने मारा नहीं, इसका खाना बंद कर दिया, और खाना जब बंद कर दिया तो किसी बात का क्या हो गया, लोप हो गया। तो इसका स्पष्टीकरण कहाँ किया गया है, सेक्शन 36 यानी धारा 36 भारतीय दंड संहिता की धारा 36 में बात कही गई है। अपराध चाहे किसी कार्य के द्वारा हो या किसी लोभ के द्वारा, खाने का लोभ कर दिया, मर गया, कोई अपराध होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पे अपराध होगा। इसका स्पष्टीकरण आपको सेक्शन 36 में पढ़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये आईपीसी जो है। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, अगले सेक्शन की बात करेंगे। 1 बाय 1 सारे सेक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सेक्शन 44 की बात करेंगे। धारा 44, धारा 44 आपसे क्या कहता है, देखिएगा। धारा 44 में एक शब्द आपको दिया गया क्षति, क्या दिया गया है, क्षति। चलिए पहली चीज, अगर आसान शब्दों में हम लोग समझें तो क्षति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, नुकसान होता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आईपीसी के स्पष्टीकरण की बात करें, नुकसान कैसा, नुकसान कैसा, अगर किसी व्यक्ति के मन से कोई बात का नुकसान हो गया, माइंड से नुकसान हो गया, तो उस नुकसान कहेंगे नहीं। अगर आपने किसी व्यक्ति को इंसल्ट कर दिया तो क्या उसका नुकसान हो गया, आप कहोगे इंसल्ट कर दिया तो कौन सा नुकसान हो गया, है ना, बोलना था मैंने बोल दिया, गाली गलौज कर लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन याद रखना कि आर्टिकल 44 आईपीसी का सेक्शन 44 धारा 44 कहता है क्षति क्या होती है, किसी व्यक्ति की, व्यक्ति क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। व्यक्ति का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति, मनुष्य से तो है ही है, कोई कंपनी है, कोई संघ है, कोई सभा है, तो वो भी आईपीसी की भाषा में क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या हो, शारीरिक, किसी व्यक्ति को क्या, अगर क्षति है, शरीर का नुकसान होता है, उसके मन को कोई, उसके मानसिक कोई नुकसान होता है, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, उसकी संपत्ति, उसकी शरीर को, व्यक्ति के शरीर को नुकसान होता है, उसके मन को नुकसान होता है, उसकी संपत्ति का नुकसान होता है, या संपत्ति का, या उसकी ख्याति का नुकसान होता है। ख्याति मतलब क्या, उसकी प्रसिद्धि में कोई अगर नुकसान होता है तो ये क्या हो जाएगी, इसे हम क्षति कहेंगे। तो क्षति का तात्पर्य सिर्फ पैसे या उसकी शरीर से क्षति का मतलब नहीं होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसकी या किसी संपत्ति को या ख्याति को अगर क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्षति हो जाएगी। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, इसकी बात होती है धारा 44 के अंतर्गत इसकी बात करी गई है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो बात होगी धारा 44 की, बात करेंगे हम लोग सेक्शन 45 की, जिसमें दिया गया है बात जीवन की। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, धारा 45 देखिएगा, सेक्शन 44 धारा 45, सेक्शन 44 के अंतर्गत लिखा गया है
जीवन। और इसके अंतर्गत क्या शब्द लिखे गए, हूबहू मैं वही शब्द आपको बताने जा रहा हूं जो शब्द इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, क्या लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, प्रतिकूल समझिएगा, प्रतीत ना हो, क्या लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव जीवन का द्योतक है। अब आइए इसके शाब्दिक अर्थों को मैं आपको बताता हूं। जीवन शब्द मानव जीवन का द्योतक है, मानव जीवन का द्योतक है। देखिएगा क्या कहता है आपका ये आर्टिकल 45, वन बाय वन समझते हैं सभी को, है ना। लिखा गया जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल यानी जो संदर्भ है, जो विषय है, इससे प्रतिकूल अगर कोई बात नहीं कही गई है तो जीवन शब्द जो है मानव जीवन का द्योतक है। इसका क्या अर्थ है जरा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए जीवन तो सबका होता है, जान सब में होती है, लाइफ सब में होती है। जैसे डॉग है, कुत्ता है, बिल्ली है, चींटियां हैं। अब पता लगे चींटी मर गई पैर के नीचे दब के, तो कौन सा मुकदमा चलेगा, किस धारा के अंतर्गत बताओ जरा। चींटों को आपने अपने घर में मार दिया, मैं 302 का मुकदमा आपके खिलाफ कायम करा सकता हूं क्या, नहीं करा सकता हूं। कहने का मतलब समझिएगा कि जीवन का मतलब जीवन तो सबका है, जीवन तो सबका है। क्या कुत्ता रोड एक्सीडेंट में मर गया तो क्या उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या वही वाली धारा चलेगी जो धारा एक मनुष्य की मृत्यु पे होती है, सोचिएगा समझिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर जीवन जो है अगर शब्द कहीं भी आईपीसी में लिखा हुआ आता है, अगर उससे संबंधित अगर कोई अलग बात नहीं कही गई है तो जीवन शब्द हमेशा मनुष्य के जीवन की ही बात करेगा, अन्य किसी प्राणी के जीवन की बात यहाँ पर नहीं हो रही। समझिए कॉन्सेप्ट को कि जीवन शब्द जब तक अन्य प्राणी की बात न की जाए, जीवन शब्द मनुष्य का ही जीवन होगा। जब यहाँ पर समझिएगा, एक सेकंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब तक अन्य प्राणी की बात न की जाए, बात न हो, जीवन का अर्थ मानव जीवन से होगा। किससे होगा, मानव जीवन से होगा। अगर अन्य प्राणी की बात होगी, भैंस की बात हो जाएगी, भैंस मर रही है तो वहां पर फिर वो भैंस हो गई, लेकिन अगर सिर्फ जीवन लिखा है तो क्या होगा, मानव जीवन। उसका अर्थ सिर्फ क्या होगा, मानव जीवन होगा। ये इसका स्पष्टीकरण आपके धारा 45 में दिया गया है। आईपीसी के अध्याय 2 के सेक्शन 45 में आपको इसकी बात दी गई है कि जीवन अगर कहीं पर लिखा गया है तो जीवन का तात्पर्य आईपीसी के अनुसार अगर किसी अन्य प्राणी की बात नहीं होती है तो जीवन का तात्पर्य किसका होगा, जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से यहाँ पर किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जीवन की बात हो गई तो मृत्यु की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 46 में मृत्यु की बात की गई है। चलिए देखिएगा आर्टिकल 46 में क्या बात की गई है, धारा 46। यहाँ पर शब्द क्या लिखा गया है, मृत्यु लिखा गया है, मृत्यु। लेकिन यहाँ भी वही शाब्दिक शब्द आपको दिए गए हैं, जब तक कि क्या लिखा हुआ है, जब तक कि संदर्भ से, जब तक कि क्या लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल, क्या लिखा हुआ है, जब तक कि संदर्भ से
प्रतिकूल प्रतीत न हो, क्या हो जाएगा, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मृत्यु शब्द मानव मृत्यु का द्योतक है। समझिएगा, वही बात यहां पर कही गई कि जीवन की बात जब तक कि किसी प्राणी के अन्य प्राणी का यहाँ पर वर्णन न किया जाए, चर्चा न की जाए, तब तक जो जीवन शब्द था वो जीवन ही है। एज इट इज यहाँ पर लिखा गया, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो मृत्यु शब्द भी मानव मृत्यु का द्योतक है। कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु का मतलब बोले मर गया, तो मर गया कौन मर गया, यानी मर गया का मतलब यहाँ पर हमेशा आईपीसी में क्या समझा जाएगा, किसी मानव की मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु का मतलब यहाँ पर मानव मृत्यु से है, जब तक कि उसका नाम न लिया जाए, जब तक उल्लेख न किया जाए। तो इसका सेंस क्या हो गया, जब तक अन्य प्राणी का नाम न लिया जाए, अन्य प्राणी, समझिएगा अर्थ क्या है, अर्थात देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब तक अन्य प्राणी, देखिए दूसरे कलर से लिखता हूं, स्पष्ट समझ में आना चाहिए आपको, देखिएगा अर्थात जब तक अन्य प्राणी का नाम न हो, मृत्यु का अर्थ, मृत्यु का तात्पर्य मानव मृत्यु से होगा। किससे होगा, मानव मृत्यु से है। आ रही बात समझ में, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल ना हो तब तक वह बात क्या होगी, यानी मृत्यु की बात होगी तो मानव मृत्यु होगी, और जीवन की बात होगी तो मानव के जीवन की बात होगी। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज मैंने आपको आईपीसी की कई धाराएं सिखाई हैं। एक एक बात आप लोग याद रखिएगा, हर बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैंने आपको बताया कि आपके अध्याय 2 में क्या बात करी गई है, शब्द दिए हैं और शब्दों का क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसे अब प्रश्न एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, व्यक्ति में कौन शामिल नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है, यूपीएसआई में प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यक्ति में शामिल नहीं है। चलिए, एक आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में बात की गई कोई संस्था, बी में आपको दिया गया बिना पंजीकरण की कंपनी। देखिए अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, शिक्षक सरकार, बताइए कि यहाँ पर जो है व्यक्ति में कौन शामिल नहीं है, व्यक्ति का मतलब किससे यहाँ पर है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके सही आंसर का मुझे इंतजार है। क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई में ऐसे ही बनते हैं, जल्दी से बताइएगा व्यक्ति में कौन शामिल नहीं है, सही आंसर का मुझे अभी भी इंतजार है। जल्दी से देख के बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए, व्यक्ति का क्या अर्थ होता है। जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, प्यार से बताइए, देख के बताइए, जल्दी से मुस्कुरा के जल्दी से बोलिए। देखिए मैंने आपको बताया संस्था होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो। संस्था व्यक्ति में है, कंपनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे पंजीकरण हो चाहे ना हो। शिक्षक भी एक व्यक्ति होता है, आपको पता है। यानी यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, सरकार। यहाँ पर स्पष्टीकरण में सरकार के बारे में बस व्यक्ति को सरकार नहीं कहा गया है, इसलिए सरकार जो है यहाँ पर व्यक्ति में शामिल नहीं होगी। आ रही है बात आप सभी को समझ में, किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही फिगरेटिव वे में, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आप मूल विधि हो या
संविधान हो, सारी बातें आप 1 बाय 1 सीखेंगे मेरे साथ आपके अपने ऑनलाइन परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में। तो जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन सुनिश्चित करा लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और आपकी सफलता का मार्ग बहुत जल्दी ही प्रशस्त हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। आज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर 1-2 क्लास आरपीसी की करेंगे या मूल विधि करेंगे, फिर मैं आपको संविधान भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी से एडमिशन सुनिश्चित करा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।